वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर 8 में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल बिग एम मेथड टू फेज मेथड के कुछ एमसीक्यूज किए थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर 9 में रिसोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह सभी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, तो यह एमसीक्यूज आप सभी के होने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी। उसके कुछ एमसीक्यूज है, देख लीजिए। If in simplex method the outgoing vector is not unique at some iteration, then resolve this degeneracy the method used to। तो कौन सा सही होगा? सी पार्ट, कॉर्नर perturbation method। A basic feasible solution of a LPP is said to be degenerate basic feasible solution। अब देखिए आपका क्या है कि एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है एलपीपी में, हम उसको डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब आपका कम से कम एक बेसिक वेरिएबल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे? डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे मैंने ये बोला है। इन एलपीपी इफ एनी वन ऑफ बीआईज इज जीरो देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। ये आपका कैसा हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक एग्जांपल है मेरे पास रिसोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी का। अब देखते हैं रिसोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी हम कैसे करते हैं, डिजेनरेसी को रिसोल्व कैसे करते हैं। इमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं। तो हम इसको जो आपको दी गई है एलपीपी दी गई है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप देखिए सारे के सारे लेस देन इक्वल टू है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऐड, केवल एक स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा, उसको हम ऐड कर लेते हैं और आपकी ये इक्वेशंस बन जाती हैं। अब इस इक्वेशन के बाद हम इसको बिग एम मेथड से सोल्व कर लेते हैं। बिग एम मेथड से सोल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। टेबल को बनाने के बाद आप सीजे लिख लेते हैं यहाँ, और बेसिस में आपके वे वेरिएबल आते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स S1 S2 S3 बना रहे हैं, तो बेसिस में वही आपके वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स बी जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी, और सी बी वो हैं जो S1 S2 के हमने लिखे हैं, जो सी जे के आपके कोफिशिएंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है ये हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब देखिए अब डिजेनरेसी कैसे आती है। सबसे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि बेसिक वेरिएबल में अगर आपका कोई भी बेसिक वेरिएबल एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल अगर आपका जीरो हो जाए तो आप तब क्या कहोगे? वो क्या होगी? एक डिजेनरेसी की कंडीशन हो जाएगी। मतलब बेसिक वेरिएबल कौन से? जैसे S1 S2 S3 हमारे बेसिक वेरिएबल हैं, तो अगर देखो इनकी वैल्यू किसी की एक भी वैल्यू कोई जीरो हो जाती है या सारे के सारे जीरो हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? डिजेनरेसी की कंडीशन है। अब देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए डिजेनरेसी कैसे और आती है। एक आती है मिनिमम रेशो से। मिनिमम रेशो से कैसे आती है? देखो आपने क्या कहा, डेल्टा जे निकाला। डेल्टा जे आपके सारे क्या होने चाहिए थे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पर यहाँ पर हम मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम एंट्रिंग वेक्टर आपका ये हो जाएगा। अब आपको के एलिमेंट देखना है। के एलिमेंट देखने के लिए आप मिनिमम रेशो निकालते हैं। देखो मिनिमम रेशो आपकी क्या आ गई? देखो दो मिनिमम रेशो ऐसी हैं जो आपकी सेम है। तो देखो ना तो आउटगोइंग वेक्टर हम दो तो नहीं ले सकते हैं, तो हमें एक लेना पड़ेगा। अब ये कंडीशन कैसी है? डिजेनरेसी की कंडीशन है। मतलब आपके जब मिनिमम रेशो आपने आउटगोइंग वेक्टर लिया, अगर वहां दो वेक्टर आपके आ जाते हैं तो वो डिजेनरेसी की कंडीशन होती है। अब हमें से रिसोल्व कैसे करना है? हम क्या कर लेते हैं, जो आपके बेसिक वेरिएबल है उनको पहले लिख लेते हैं और जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनको बाद में लिख लेते हैं। देखिए बेसिक वेरिएबल को पहले लिख लिया, जो नॉन बेसिक वेरिएबल थे उनको बाद में लिख लिया। अब इनकमिंग वेक्टर कैसे देखते हैं? इनकमिंग वेक्टर देखते हैं जो आपका बेसिक वेरिएबल में थे, जो वेक्टर बेसिक वेरिएबल था, हम उसको डिवाइड करते हैं जो आपका एंटरिंग वेक्टर था। तो S1 को पहले डिवाइड करके देखते हैं कि S1 डिवाइडेड बाई X1, तो डिवाइड किया आपने तो आपका क्या आ रहा है? पहले हमने छोड़ दिया था क्योंकि तो मैक्सिमम वैल्यू थी, हमें केवल किस में डिजेनरेसी मिली थी? यहाँ पर दो में। तो दोनों वेक्टर को देख लेते हैं। अब देखिए फिर वही बात आ गई, जीरो और जीरो, दो वैल्यू आई, आउटगोइंग वेक्टर, फिर डिजेनरेसी मिल गई यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, जो आपके बेसिक वेरिएबल सेकंड वाला है फिर उस पे जाते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। देखो फिर आपका क्या हुआ? 1/8 जीरो, तो मिनिमम वैल्यू आपको कौन सी मिली? जीरो। तो आपका के एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये के एलिमेंट हो जाएगा। फिर आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं बिग एम मेथड से, जैसे आप सोल्व करते हैं। केवल मेरा ये मोटिव था बताने का कि आपकी डिजेनरेसी कैसे कैसे आ सकती है। इन एलपीपी इफ एनी वन ऑफ बीआईज, मतलब जो आपके बेसिक वेरिएबल है अगर उनमें से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज डिजेनरेट। तो आपका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा? डिजेनरेट होगा। नेक्स्ट आते हैं द एलपीपी। आपको एलपीपी दी गई है ये, और इसने कहा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलपीपी विच हैज ऑप्टिमल डिजेनरेट सॉल्यूशन, नॉन ऑप्टिमल डिजेनरेट सॉल्यूशन, नॉन डिजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस।
तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं डीजनरेसी। तो देखिए आपको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ये दिए गए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर x2 नहीं है तो हम उसको वेरिएबल को कैसे, देखो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x1 प्लस के 0x2 प्लस 2x3 दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0x1 प्लस x2 प्लस के x3 दिस इज इक्वल टू 1। ऐसे ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर x1 नहीं है तो उसका हम क्या ले लेते हैं 0x1, यहाँ पर x2 नहीं है तो 0x2। अब देखिए आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं मैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो कौन कौन से बना रहे हैं, ये वाले देखो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये आपके क्या है बेसिक वेरिएबल हैं। हम क्या करते हैं, हम नॉन, इसमें अगर हमें डीजनरेसी चेक करनी है तो हम नॉन जो बेसिक वेरिएबल है उसको 0 रख के, अगर आपके किसी भी एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ गई तो डीजनरेसी आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल आपका क्या x3, तो x3 को आप यहाँ से क्या रख लीजिए, दिस इज इम्प्लाइज दैट 0। अगर आपका नॉन बेसिक वेरिएबल आपने 0 रख लिया और अगर इनमें से बेसिक वेरिएबल में से भी एटलीस्ट 1 आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या कर लेंगे, डीजनरेसी की कंडीशन है। तो देखिए अगर x3 यहाँ पर किसी भी वैल्यू रख लेते हैं, x3 की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0, और x2 की वैल्यू, अगर x3 की वैल्यू आपकी क्या है 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो देखिए आपका बेसिक वेरिएबल कौन कौन से थे, ये आपके बेसिक वेरिएबल थे दोनों, तो उसमें से कम एक क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कैसी कंडीशन है, डीजनरेसी की। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा क्या रिसोल्यूशन ऑफ डीजनरेसी, हम क्या कर ले, जैसे आपने अभी देखा था, आपने जो टेबल बनाई थी वहां से हमने क्या कर लिया, डीजनरेसी को रिमूव कर लिया था। तो आप उसके बाद क्या करते हो, ऑप्टिमलिटी चेक करते हो उसकी, फिर आपका कैसा हो जाएगा, जब आपका सोल्यूशन आपका कंप्लीट आ जाएगा, जब आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, तो आप उसके क्या कहोगे कि ऑप्टिमल डीजनरेट सोल्यूशन है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्टिमल डीजनरेट सोल्यूशन हो जाएगा आपका। A non-degenerate solution become degenerate in simplex method if outgoing vector is। अब देखिए एक क्या है, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, एक नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है, बिकम डीजेनरेट अगर वो डीजेनरेट होता है इन सिंप्लेक्स मेथड इफ आउटगोइंग वेक्टर इज। अब देखिए आउटगोइंग वेक्टर कितने होगा, अगर डीजेनरेट की सॉल्यूशन की कंडीशन आ रही है, देखो आपका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कि डीजनरेसी की अगर कंडीशन आती है तो आउटगोइंग वेक्टर कितने होते हैं, एक से ज्यादा, यूनिक तो नहीं है, अकेला तो नहीं है, तो 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये यूनिक तो नहीं है, ये तो आपका कैसा आ जाएगा, नॉट यूनिक। इफ 1 और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज 0, अगर आपके बेसिक वेरिएबल एक और या एक से ज्यादा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, आपको पता भी करा था मैंने आपको, बेसिक वेरिएबल कैसा होता है, डीजेनरेट। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ज्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर कर लीजिए, इनसे अलग भी कर लीजिए, मैं ये नहीं कहता ये आपके लिए एनएफ है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर कर लेना क्योंकि ये ही ज्यादातर मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। When the successive iteration in a simplex method enter a loop which repeat the same sequence। अब देखिए आपका एक सिंप्लेक्स मेथड से आप सॉल्यूशन कर रहे हो और उसमें एक लूप है, लूप में हम सक्सेसिव इटरेशन कर रहे हैं, अगर उस इटरेशन में आपकी क्या कर रही है, डीजनरेसी बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, डीजनरेसी रिमूव कर रहे हैं, फिर डीजनरेसी आ रही है, तो वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं साइक्लिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोल्विंग द एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड मिनिमम रेशो फॉर आउटगोइंग वेक्टर अकर्स फॉर आई इज इक्वल टू 2 3 फॉर 1 इनकमिंग वेक्टर देन नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी। अब ये देखो क्या कह रहा है, इसने कहा कि हमारे पास कोई सिंप्लेक्स मेथड से हम एक एलपीपी को सोल्व कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक मिनिमम रेशो हम उसकी फाइंड आउट कर रहे हैं आउटगोइंग वेक्टर के लिए। ये क्या कह रहा है कि आई इज इक्वल टू, देखो ये आई इज इक्वल टू 2 के लिए भी 2 दे रहा है, आई इज इक्वल टू 3 के लिए भी 2 दे रहा है, तो देखो 2 आपकी क्या है, 2 वैल्यू दे रहा है मिनिमम रेशो के लिए, तो वो क्या कह रहा है, कि 1 इनकमिंग वेक्टर के लिए 2 आपके क्या है, आउटगोइंग वेक्टर हैं, तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा बाउंड टू डीजनरेट। द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिंग दैट अकर्स इन सिंप्लेक्स मेथड इज ड्यू टू। अब देखिए एक साइक्लिंग की कंडीशन है उसमें सिंप्लेक्स मेथड में, तो वो क्या करती है, डीजनरेसी तो दिखाती है साइक्लिंग की कंडीशन आपको। द प्रोसीजर विच प्रेजेंट साइक्लिंग विद इन द सिंप्लेक्स रूटीन इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ डीजनरेसी। हम क्या करते हैं, साइक्लिंग की जितनी भी आपकी कंडीशन है उसमें हम रिसोल्व करते हैं, किसको, डीजनरेसी को रिसोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बार आया है, तो देख लीजिए। द फॉलोइंग एलपीपी, एक एलपीपी दी गई है विद डीजनरेसी, डीजनरेसी है, एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको उसने निकाला हुआ है 201 विच इज नॉट ऑप्टिमल, नॉन डीजनरेट, डीजनरेट, नन ऑफ दीज। तो देखिए डीजनरेसी कंडीशन है यहां पर, देखिए आपका ये इक्वेशन है आपकी। आप क्या कर लेते हो, x1 प्लस के 0x2 माइनस के 2x3 दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0x1 प्लस के x2 प्लस के x3 दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बननी है आपकी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बने तो मतलब ये आपके क्या है, बेसिक वेरिएबल है, और ये x3 आपका क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो आप नॉन बेसिक वेरिएबल को क्या करते हो, इजिकल टू 0 लेते हो। अब नॉन बेसिक वेरिएबल को आप 0 लेके चलोगे तो बेसिक वेरिएबल देखिए, आप बेसिक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर रखिए, x3 की वैल्यू रखोगे तो x1 आपका क्या आ जाएगा 0 और x3 आपका क्या आ जाएगा, सॉरी x2 आपका क्या आ जाएगा 1। तो देखिए आपका एक बेसिक वेरिएबल ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो मतलब डीजनरेसी की कंडीशन है। पर इसके साथ साथ उसने क्या कहा है, देखो इसके साथ साथ क्या है, हैज ए सॉल्यूशन 201। तो देखो x की वैल्यू मतलब आपको x1 की वैल्यू क्या दी गई है 2, x2 की वैल्यू क्या दी गई है 0 और x3 की वैल्यू क्या दी गई है 1। तो मतलब उसने क्या कहा है, जो आपका नॉन बेसिक वेरिएबल था उसकी वैल्यू उसने सोल्व करने के बाद उसने क्या कर दिया, चेंज कर दी उस वैल्यू को। मतलब हमने क्या कर लिया, जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे टेबल बना के, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी यहाँ पर। तो चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है। वो कैसा है आपका, नॉन डीजनरेट। अगर ये सोल्व करने के बाद चेंज नहीं होती, वही वैल्यू आ जाती, तो डीजनरेट की ही सॉल्यूशन होता। आपका सॉल्यूशन कैसा होता, वो डीजनरेट सॉल्यूशन ही होता आपका। एन ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए degenerate solution when the simplex method is applied to a degenerate basic feasible solution to get new basic feasible solution, then the value of objective function may remain unchanged। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू थी वो अनचेंज ही रहेगी, ना तो वो डिक्रीज होगी ना वो इंक्रीज होगी। The degeneracy may appear in a LPP at the very first iteration when component of vector B is। देखो अगर कंपोनेंट कैसे होंगे वेक्टर बी के, अगर आपको डीजनरेसी दिखानी है उसके कंपोनेंट कैसे होंगे 0। मैंने अभी बताया था जब आपको क्वेश्चन कराए थे पहले, इसके कंपोनेंट कैसे होते हैं 0 होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।